हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्याय नंबर 1 पढ़ेंगे और अध्याय नंबर 1 है क्षितिज भाग 1, जो कि 9th क्लास की NCERT की हिंदी पाठ्य पुस्तक है। तो उसी का हम अध्याय नंबर 1 पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 मैंने कल पढ़ा दिया था। और 9th क्लास की जो NCERT बुक है हिंदी की, उसके जो विषय वस्तु थी उसके बारे में मैंने बता दिया था कि कितने अध्याय हैं, कितने चैप्टर हैं। तो आज की इस वीडियो को जब आप देखें तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि किस किस ने होमवर्क किया था, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने होमवर्क दिया था कि आपको सभी लेसन के नेम और उनके जो लेखक हैं वो सभी आपको पता होना चाहिए। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हाँ जी, मैंने याद कर लिया। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सिर्फ आपको एस्टेट में इतना ही ध्यान रखना है, एस्टेट में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन पिछली बार एक आध प्रश्न जो है अध्याय के बीच में से भी पूछा गया था, जैसे कोई पंक्ति देकर पूछ ली गई। तो खासकर आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कि अभी हम पढ़ा रहे हैं दो बैलों की आत्मकथा। इस अध्याय का नाम है दो बैलों की आत्मकथा। तो ये हिंदी की विधा की दृष्टि से देखें तो ये क्या है, कहानी है। इसके लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद है। इस पाठ का प्रमुख उद्देश्य क्या है, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने कृषक समाज और पशुओं के जो भावात्मक संबंध है उसको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। तो यह इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य है। और एक इस कहानी के माध्यम से लेखक ये भी कहना चाहता है कि स्वतंत्रता रहना कितना स्वतंत्र, हर मनुष्य जो है स्वतंत्र रहना चाहता है, लेकिन स्वतंत्रता को पाना इतना भी आसान नहीं है। उस स्वतंत्र रहने के लिए और उसे पाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं। तो ये इस लेसन का प्रमुख उद्देश्य है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब शुरुआत करते हैं, बचे हुए चैप्टर को हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरे दिन झुरी का साला आया। मतलब कल हमने क्या पढ़ा था कि झुरी नाम का एक आदमी था, उसके पास हीरा और मोती नाम के पछाई जाति के दो बैल थे। काफ़ी दिन से उन्हें पालता था, अपने बच्चों की तरह झुरी प्रेम करता था। लेकिन एक दिन झुरी का जो साला है गया, वो उसे ले जाता है और गया के घर से तुड़वा कर ये बैल जो है वापिस झुरी के घर आ जाते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। दूसरे दिन झुरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। अब की बार उसने क्या किया, दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था, मतलब हीरा ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय पर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा। मतलब पिछली बार तो वो पकड़ कर लेकर गया था बैलों को, लेकिन इस बार जो गया है वो बैलों को गाड़ी में जोत कर लेकर गया। लेकिन फिर भी गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन हीरा ने, मोती को गुस्सा आ रहा था और वह गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहता था, लेकिन हीरा ने सारा सब कुछ संभाल लिया। संध्या समय पर पहुंचकर, यानी कि सायंकाल गया, अपने घर पहुंच जाता है और दोनों को मोटी रस्सियों से बांध देता है। कल की संध्या समय पर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। मतलब गया ने इनके साथ भेदभाव किया। गया ने अपने दोनों बैलों को तो सारा सब कुछ दिया खाने के लिए, लेकिन इन दोनों बैलों को सूखा भूसा दे दिया। तो देखो, बैलों के जो पशु हैं वो भी मनुष्य की तरह सहनशील होते हैं, संवेदनशील होते हैं, सब कुछ समझते हैं। वो दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। देखो, मैं बच्चों को नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं TGT PGT एस्टेट वाले स्टूडेंट को पढ़ा रही हूँ, उन्हीं के लिए पढ़ा रही हूँ। तो थोड़ा सा इसे फास्ट करेंगे, अदरवाइज हमारी NCERT कंप्लीट नहीं होगी। दो बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था, झुरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। मतलब झुरी जो था अपने फूल की छड़ी से भी इन्हें मारता नहीं था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत, सम्मान की व्यथा, व्यथा मतलब दुख तो था ही, उस पर मिला सूखा भूखा भूसा। मतलब एक तो उसे खुद वो परेशान थे बेचारे, और ऊपर से उन्हें खाने के लिए सूखा भूसा मिला। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई, नांद जिसमें वो खाना खाते थे, चारा खाते थे। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। मतलब जब बैलों को हल में तो जोत लिया, लेकिन दोनों ने पैर भी नहीं उठाया।
और एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा के नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत, ये सारे हल के ही पार्ट होते हैं जो बैलों के कंधे पर जोतते हैं। सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती, दोनों पकड़ाई में न आते, लेकिन उनके गलों में बड़ी बड़ी रस्सियां थी जिसकी वजह से ये पकड़ में आ गए, अदरवाइज भाग जाते। हीरा ने मूक भाषा में यानी कि शांत भाषा में, अपने सांकेतिक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। देखो हीरा समझदार है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो। बैलों का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। देखो हीरा कह रहा है जब बैलों का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा मैं भी। मतलब दूसरा बैल कह रहा अपनी मूक भाषा में लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। ठीक है, तो बैलों की बातें आपस में चल रही हैं। और नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। फिर हीरा कहता है कि नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर रह गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। मतलब इनको टाल जाने में ही कुछ भलाई है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली। मतलब देखो, फिर से खाने का टाइम हुआ और दोनों को सूखा भूसा दे दिया। दोनों बेचारे चुपचाप खड़े रहे और घर के सभी लोग क्या करने लगे, खाना खाने लगे। उस वक्त एक लड़की थी उस घर में जो 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। मतलब इन दोनों को हृदय को भोजन मिल गया, इसका मतलब ये है कि दोनों को इतनी तृप्ति हुई, इतनी संतुष्टि हुई कि कोई तो है इस घर में जो हमारी भावनाओं को समझता है, जो हमारा जैसा है। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। मतलब उन्होंने सोचा कि यहाँ भी सज्जन लोग तो रहते हैं। लड़की भैरव की थी। मतलब लड़की किसकी थी? भैरव नाम की व्यक्ति थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता का, मतलब अपना आत्मीयता से लगाव हो गया था। आत्मा से लगाव होना आत्मीयता का लगाव कहलाता है। लड़की भी बेचारी कुछ ऐसी हालत से थी। देखो ये यहाँ पर दिखाए गए हैं। 2 रोटी लाई, दोनों बैलों को 1-1 दे दी। दोनों दिन भर जोते जाते, मतलब हल में जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम की इस प्रसाद की बरकत थी कि दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। विद्रोह मतलब विद्रोह की आवाज़ उठाना, उसका विरोध करना। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। देखो यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी। कह रहा मैं मार तो दूँ, उठा के फेंक तो दूँ किसी ना किसी को, लेकिन ये लड़की भी इसी घर की है और अगर मैंने किसी को फेंक दिया और कोई मर गया तो ये लड़की बेचारी अनाथ हो जाएगी। देखो पशु भी इतना सोचते हैं। तो मालकिन को न फेंक दूँ, वहीं तो इस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। देखा भाई, हद कर दी। वैसे ये लेखक ने मतलब लिखा है, पशुओं की भावनाओं को समझकर लेखक ने लिखा है और ये संदेश समाज तक पहुंचाना चाहता है। यह भूले जाते हो, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ तुड़ाकर भाग चले। मतलब दोनों आपस में सलाह मशवरा कर रही हैं कि यहाँ से निकल भाग लेते हैं, लेकिन हीरा को मोती की एक भी बात समझ में नहीं आती। हाँ मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सी चबाने लगे,
पर मोटी रस्सी थी, मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। वाह भाई, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाएगी। नाक में ना एक नाक में से दूसरी नाक में एक नाक में पिरो के और फिर दूसरी नाक में निकाल देते हैं, वो जो एक डोरी सी होती है। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। गराव मतलब जो उनको बांध रखा था जिस रस्से से, वो उसने लड़की ने खोल दिया, लेकिन फिर भी दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। मतलब लड़की ने खोल भी दिया और चिल्ला भी दिया ताकि उसका नाम न आए। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला। ओ फूफा, फूफा कह रही थी वो उसे। हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। मतलब जैसे जैसे गया उनके पीछे भागने लगे और तेज भागने लगे। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। मतलब जिस रास्ते से आए थे वो रास्ता तो ये भूल गए, क्योंकि गया के घर से जल्दबाजी में इन्होंने भागते भागते कोई और रास्ता पकड़ लिया। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए हैं। तुम तो बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। कह रहा, तो हीरा ने कहा, मालूम होता है हम रास्ता भूल गए। फिर मोती कहता है कि तुम तो खामखा में भागे, हम उन्हें वहीं मार गिरा देते। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। तो देखो, ये इन पंक्तियों से हमें एक सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी मुसीबत या संकट की घड़ी हो, हमें अपने धर्म का रास्ता कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। मतलब बीच बीच में रुक कर देख लेते थे कि कोई आ तो नहीं रहा है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाई और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया। संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। हीरा कह रहा है, मतलब हीरा मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। वो सब प्रेम लीला कर रहे हैं ये सारे। अरे ये है क्या, कोई सांड डोकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, मतलब ये तो दोनों सांड है ही हैं, और एक तीसरा सांड और उधर से आ रहा था। तो दोनों कहते हैं कोई सांड है जो डोकता, मतलब डकार मारता हुआ आ रहा है। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उसे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है, मतलब एक इनसे भी तगड़ा और जवान हाथी जैसा एक सांड और आ रहा था, तीसरा। मोती ने मुख भाषा में कहा, बुरी फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। जान बचेगी, हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। क्यों, भाग न चले? कह रहा कि भाग चलते हैं। ठीक है, भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। कह रहा कि जल्दी से कोई ना कोई उपाय सोचो। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदोगे। धोरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग उछेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। मतलब दोनों प्लान कर लेते हैं कि उसके साथ हमें कैसे लड़ना है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके।
सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था, वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। मतलब सामने से जो हाथी जैसा सांड आ रहा था, उसे शत्रु से एक अकेले में युद्ध लड़ने का वो अभ्यस्त था, मतलब आदी था। आदी मतलब अभ्यासी था, अभ्यस्त था, उसे अभ्यास था एक से ही लड़ने का, और दो संगठित शत्रुओं से मिलने का उसे कोई तजुर्बा नहीं था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया, सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। इससे मिलता है कि संदेश एकता में बल है। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे और मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है था कि बच्चा को ही मार ही डालूं, तो बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरों पर सींग न चलाना चाहिए। गिरे हुए बैरी पर मतलब शत्रु अगर गिरी गया आपके सामने तो उस पर सींग नहीं चलाना चाहिए, ये सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमियां लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए मतलब गीले खेत में घुस रहा था। मोती सींचे हुए खेत में था, उसने के खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। घर रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया, मतलब दोनों को पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी होश में बंद कर दिए गए। मतलब वो मटर के खेत में खा रहे थे तो खेत के मालिकों ने आकर उन्हें पकड़ लिए और कहाँ बंद कर दिए, कांजी होश में बंद कर दिए। अब पॉइंट नंबर 4 आता है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ ही में न आता था ये कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। मतलब कांजी हो से एक जगह थी और जहाँ पर कई सारे पशु थे, भैंस थी, बकरियां थी, ठीक है, गधे थे, लेकिन किसी के पास भी खाने के लिए कुछ नहीं था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता नहीं दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार के नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। तृप्ति मतलब संतुष्टि। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतना जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डाले। दोनों भाई आपस में बात करें, हीरा और मोती। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते थे। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया, मतलब मिट्टी थोड़ी सी गिर गई। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा, मतलब दीवार में से छेद करने की सोच रहे हैं। उसी समय कांजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने निकला। देखो, कांजी होश में जानवरों की हाजिरी ली जाती थी कि कहीं कोई भाग तो नहीं गया है। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। उज्जड़पन मतलब वो दीवार में सींग मार रहे थे तो उनके सिर में मिट्टी वगैरह भर गई थी, तो उसको देखकर उसने और कई सारे डंडे मारे और भी मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? अपने बुत्ते भर जोर तो मार दिया,
ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन में पड़ गए। कह रहा कि अब हीरा कह रहा है कि ऐसा क्या जोर मारा तूने कि बंधन में तो बंध गए या फंस तो गई। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं, जान से हाथ धोना पड़े, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ ये बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी। पहले हीरा मार रहा था भाई, अब मोती भी मारने लग गया दीवार में। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की और आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, उसके बाद भैंस भी खिसक गई। पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे, क्योंकि गधे से इस चैप्टर की शुरुआत हुई थी ना। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। गधे कह रहे हैं हमें तो डर लगता है, हम तो यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। देखो, हीरा ने कहा कि तुम तो भाग जाओ, मेरे चक्कर में मत पड़े रहो। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? कह रहा कि नहीं, मैं भी तुम्हें अलग छोड़कर अलग कहीं नहीं जाऊंगा। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। कह रहा है कि हम दोनों फंस गए तो क्या हो गया। मोती बोला, कम से कम इतने प्राणी थे जो यहाँ बंधन में पड़े हुए थे, कम से कम वो तो बच गए। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो गया। मतलब फिर गधे नहीं निकल रहे थे तो मोती ने दोनों गधों को सींगे मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। भाई फंस गया मोती बेचारा। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वह बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण मतलब तिनका भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतनी दुर्बल हो गई कि उठा तक न जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी, मतलब दोनों बिल्कुल दुबले पतले हो गए थे। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता, मतलब उनको बेचने के लिए लगाया गया, उनकी बोली लगाई गई, कौन खरीदेगा उन्हें। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर थी। देखो, ये जो सेंटेंस है इसे ध्यान से सुनना, ये भाषा के उसमें आएगा। सहसा एक दड़ियल आदमी आया जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर थी, तो ये मिश्र वाक्य है। दोनों मित्रों ने कुल्लों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। कह रहे, अब नहीं बच पाएंगे। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे।
एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, और क्या अब न बचाएंगे? ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है? मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम तो आएगी। देखो, ये भी अपना जीवन जो है परोपकार में लगाए बैठे हैं। कह रहे कि मार दिए गए तो क्या हुआ, अपने जो शरीर की मांस, खाल, सींग, हड्डी है वो भी सब किसी के काम आएगी। नीलामी हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दडियल के साथ चले, मतलब दोनों बैलों की क्या हो गई, नीलामी हो गई। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पाँव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। ठीक है। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। राह में मतलब रास्ते में गाय और बैलों का एक रेवड़ सा था, मतलब बहुत सारे इकट्ठे थे और वो चरता हुआ नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। इतना सुखी जीवन था इनका, पर कितनी स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े, कैसे दुखी हैं। मतलब वो जो रेवड़ था उसमें जो पशु थे उनको देखकर हीरा और मोती सोचते हैं कि ये कितने खुश हैं, लेकिन ये लोग कितने मतलबी हैं कि हम जो दो बैल बंधक पड़े हैं ये हमें बचा नहीं रहे हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि ये अपरिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। ये लो, अपना ही हार आ गए, अपना ही हार आ गए। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मतलब उन्हें थोड़ी सी तसल्ली हुई कि थोड़ी जाने पहचाने सी जगह आई है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। मतलब उन्हें लग रहा है कि यही खेत और वो सब आने लगे तो हमारा घर यहाँ से कहीं नज़दीक ही है। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो। थान मतलब अपने ठाण बोलते हैं ना जिसको, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दडियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झुरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दडियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मवेशी खाना जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है। कह रहा है कि मैं नीलामी में खरीद कर लाया हूँ मवेशी खाने में से। मैं तो समझाऊँ चुराई लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। मतलब वो झूरी कह रहा है कि मेरे बैल हैं, इसका मतलब ये है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं तो मेरे हैं। दडियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दडियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दडियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दडियल का रास्ता देख रहा था। दडियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। देखो कितना अच्छा, उसे भी भगा दिया और आखिर वो अपने ठाण पर आ गए थे। जब दडियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। कह रहा कि अगर वह मुझे पकड़ता ना तो मैं उसे बिना मारे नहीं छोड़ता। अब न आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, चाहे को गोली मरवा दे। कह रहा अब नहीं छोड़ूंगा, अगर वो यहाँ आ गया तो मर जाऊंगा, पर उसके काम तो न आऊँगा। हमारी जान तो कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए।
ठीक है, तो भाई ये देखो दोनों आखिर अपने जहाँ से गए थे वहीं पर आखिर इनको पहुँच गया। तो कहानी का अंत जो है ये भी काफ़ी अच्छा है कि अगर आप स्वतंत्र रहना चाहते हो, जैसे कि बैल थे स्वतंत्र रहना चाहते थे और आत्मीयता का भाव रिश्ता था उसके साथ, कृषक के साथ, मतलब झुरी के साथ, तो वापस वो वहीं पर पहुंच गए थे और अपनी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया, लगातार प्रयास किया, तभी ये स्वतंत्र रह पाए। तो इतना कुछ इसमें बताया गया है। अब कुछ इसके प्रश्न हैं। ये प्रश्न तो देखो आपके एस्टेट में तो पूछे नहीं जाएंगे, और पूछे जाएंगे तो एक आध आपने कहानी पढ़ लिया आप बता भी देंगे, वैसे इस तरीके के नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अब क्या है ये देखते हैं, रचना और अभिव्यक्ति। तो ये देखो जैसे कि बस इतना ही काफ़ी है, ही, भी, जैसे ये क्या है, काफ़ी है, ये खुद विशेषण है, लेकिन इसके आगे जैसे ही, भी, जोर लगा के जैसे बोला जाता है ना, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ, तो मतलब मैं जोर लगाता हूँ, मैं भी जोर लगाता हूँ, तो ये वर्ड जो है ना ये निपात का काम करते हैं। मतलब ही और भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं, मतलब जो ऐसे शब्द जो वाक्य में बल भर देते हैं, ठीक है, जिन्हें जोर देकर बोला जाता है, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। और कुछ एक प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताना है। सबसे पहले अब आपको पता होना चाहिए कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और फिर मिश्र वाक्य। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, यहाँ पर असर रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताना है तथा उपवाक्य छांटकर उसके भी भेद लिखने हैं आपको। तो यहाँ पर बस आपको ये पता होना चाहिए कि वाक्य किस प्रकार सा है। ठीक है, दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। देखो अगर शुरू में कोई ऐसा उपवाक्य आ जाए जो मतलब ये वाक्य पढ़ने से आप पूरा अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, इस मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ अभी कुछ और बताना बाकी है जिससे इस बात का मतलब समझ में आ जाए। दीवार का गिरना था कि मतलब बात यहाँ पर अधूरी रह गई, तो आगे बात हमें इस वाक्य को पूरा करने के लिए बात आगे मिल रही है। तो ये तो एक प्रधान उपवाक्य होता है और ये आश्रित वाक्य होते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो बताना इसमें कि किस प्रकार का वाक्य है। तो ये वाक्य जो है ये मिश्रित वाक्य है। किस प्रकार का वाक्य है ये, मिश्रित वाक्य, सरल, संयुक्त और मिश्र। मैंने आपको 3 वाक्य बताए हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। अब मिश्र वाक्य की आप पहचान कर लें, आपके पेपर में जरूर पूछा जाता है। तो ये जिस पर मतलब दीवार का गिरना था कि अब नहीं पता कि हमें आगे क्या बात है, तो ये होता है प्रधान उपवाक्य। एक होता है प्रधान उपवाक्य और एक होता है आश्रित उपवाक्य। ये प्रधान उपवाक्य है और बाकी जो बच गया ये आश्रित उपवाक्य है। कैसा है ये, आश्रित उपवाक्य है, मतलब ये इस पर आश्रित है, मतलब इसका आपको अर्थ नहीं समझ में आ रहा। तो जहां पर इस तरीके से आपको अर्थ ना समझ में आए कि इसका अर्थ जो आधा इधर आधारित हो, तो ऐसे वाक्य मिश्र वाक्य होते हैं। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया, मतलब ये एक ही वाक्य है। एक ऐसा आदमी आया, अब ध्यान से सुनना, आप ये सोच रहे हो जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा कठोर थी, अगर अकेला ये पूछ ले तो और है बीच में तो ये संयुक्त हो जाता, लेकिन यहाँ पर कोमा से अलग कर रखा है, ये ध्यान से देखना आप। सहसा एक दड़ियल आदमी आया, आया मतलब कैसा आया, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा कठोर आया, मतलब वह आदमी आया। तो ये इस पर आधारित है ना, इस बात का पूरा कि वह आदमी आया या गया या क्या हुआ, तो ये इस पर आधारित था। ठीक है, तो ये वाक्य भी मिश्र वाक्य है। हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे। देखो हीरा ने कहा, रुको यहाँ पर, अब नहीं पता क्या कहा क्या नहीं कहा, बात यहाँ पर पूरी हो रही है, आश्रित वाक्य है।
तो गया के घर से नाहक भागे, ये भी मिश्र वाक्य है। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे ना, ये बात भी इस पर है, अगर बेचेगा तो ही बिकेंगे, ये भी आश्रित वाक्य है, सॉरी मिश्र वाक्य है, ये भी मिश्र वाक्य, ये भी मिश्र वाक्य, चारों मिश्र वाक्य हैं। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता, अगर वह मुझे पकड़ता तो, मतलब बात यहाँ पर भी अधूरी है, तो इसकी स्पष्टता इससे इसकी स्पष्टता हो रही है। तो ये आश्रित है, ये आश्रित है और ये प्रधान उपवाक्य है। और एक वाक्य पढ़ने से आपको पूरी बात समझ में नहीं आ रही है तो ऐसे वाक्य मिश्र वाक्य होते हैं। ठीक है, मिश्र वाक्य होते हैं। तो दोस्तों इसमें इतना ही था जो आपके परीक्षा उपयोगी था। अब ये शब्दार्थ दे रखा है, निरापद दे रहे हैं, गधे के लिए निरापद शब्द यूज किया था। निरापद का अर्थ होता है सुरक्षित। अगर ये आप देखें तो पढ़ लेना, बाकी सारे आसान है, कोई बच्चों वाला तो बातें हैं नहीं यहाँ। ठीक है, और बस ख़त्म हो गया। फिर हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, वो था राहुल सांकृत्यायन का। चैप्टर का नाम है तिब्बत यात्रा, ल्हासा की ओर। ठीक है, अध्याय नंबर 2। तो आज यहाँ पर हमारा अध्याय नंबर 1 पूरा हो जाता है। और जो आपके पेपर के लायक, जैसे इस तरीके से ना हमारा थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। अब कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ, तो मुहावरे तो शायद आप कर ही देंगे हैं। और बाकी यही थे इसमें। एक यहाँ पर अब आपका निपात का रिवीजन हो गया कि मैं ही पढ़ा सकती हूँ, मैं ही लगा दिया, जैसे ही भी, तो ऐसे शब्द जो होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, निपात कहलाते हैं। ठीक है, सरल संयुक्त मिश्र, आपने इसमें मिश्र वाक्य के एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे थे। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और पढ़ेंगे फिर हम अगला अध्याय, अध्याय नंबर 2, और टोटल इसमें 8 लेसन हैं। ठीक है, कल ये राहुल तो आपका होमवर्क यही है कि मुंशी प्रेमचंद जी का जो जीवन परिचय मैंने आपके बताया था वो थोड़ा सा आप रिवाइज कर लेंगे। और मुंशी प्रेमचंद ने कौन सी कहानी लिखी, 2 बैलों की आत्मकथा, और ये विधा की दृष्टि से क्या है, ये कहानी है, और कहानी का उद्देश्य मैंने आपको बता दिया था। तो धन्यवाद दोस्तों। और ये वीडियो जो है TGT PGT एस्टेट वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।